हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि बाहर से केमिकल्स खरीदती है, चाइना, यूएसए, बाहर के देशों से केमिकल्स को खरीदती है और बाद में इंडिया के अंदर में तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो उस केमिकल्स का यूज़ करके दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे बनाती हैं, जैसे पेंट हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, इनको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये इनसे फिर केमिकल्स खरीदती हैं, इस कंपनी से खरीदती हैं। सो ऐसी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आने वाली है और अब पैसे उठाने वाली है। सीव टेक्स कैम नाम से कंपनी है। सो बेसिकली अपने को जैसे समझना है कि बाहर से केमिकल्स खरीदे और इंडिया के अंदर में बेचे, और पहले कंपनी ये काम है काफ़ी टाइम से करते हुए आ रही है। और आज के दिन कंपनी के यहाँ पर इंडस्ट्रियल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, छोटी बड़ी सभी मिला के 700 कस्टमर्स आज के दिन इंडिया के अंदर में हैं इस कंपनी के पास में। सो ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती कोई भी केमिकल, बस बाहर से खरीदती है इंडिया के बाहर से और इंडिया के अंदर में ला के बेचती है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 101 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से जो पूरी वैल्यू लगा रही है पूरी कंपनी की वो है 384 करोड़ रुपए। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे कंपनी यहाँ पर उठा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस जो सेट किया आईपीओ के अंदर में, दैट इज़ 166, और कंपनी का जो आईपीओ खुलने वाला है 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर इन पैसों को क्यों उठाना चाह रही है, रीज़न क्या है, तो यहाँ पर बता रही है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। दैट मीन्स कंपनी का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, कंपनी पैसा भी कमा रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है कागजों में, बट कैश हाथ में अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पुश करे, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा बने रह रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल पैसा जो है वो नहीं आ रहा, जिसको एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो खर्चा कैश में ही करना ज़रूरी है वो तो कैश से ही होगा। ऑफकोर्स ये बात है, सैलरी वगैरह तो कैश में ही देनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब कंपनी थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में झांक के थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो 75 करोड़ रुपीज़ है वो कंपनी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है, बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जैसे आईपीओ लेके आने में खर्चा वर्चा उसमें खर्च करने वाली है। नेक्स्ट कंपनी के जो मेन आज के दिन करता धरता है उनका नाम है पवन कुमार जी, विकास पवन कुमार, ये है मेन करता धरता, यही मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है कंपनी के। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। बाकी मेन कंपनी के जो ये मतलब जो मालिक लोग हैं वो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो कि ओन्ड हैं, मतलब को ओन्ड हैं, विकास पवन कुमार ये इन लोगों के द्वारा ओन्ड है, मतलब ये डायरेक्टली इस कंपनी को ओन नहीं करते हैं, ये दूसरी कंपनी को खरीद के बैठे हुए हैं और वो कंपनी इस कंपनी की मालिक बन के बैठी है। सो एक काइंड ऑफ चेन के थ्रू इन्होंने ओन कर रखा है इस कंपनी को। अब यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 74% रह जाने वाली है, हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में एक केस भी हो रखा है जो अगेंस्ट कंपनी है, जिसके अंदर में कंपनी को 13 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। और जो केस बेसिकली जो है वो एक हांगकांग की एक कंपनी है, उसने इंडिया के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर केस कर रखा है कि इस कंपनी ने हमसे माल खरीदने की वो कॉन्ट्रैक्ट डाला और बाद में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट तो डाला, बाद में पैसे दिए ही नहीं, तो हम माल को उसको बेचे, राइट। तो अब माल का जो हमारे खर्चा हो गया वो तो हमारे लिए तो हो गया, तो अब ये पैसा नहीं दे रही है तो हमको इससे पैसा दिलवाओ, तो ये केस है इसके ऊपर में। तो यहाँ पर केस चला जिसमें 13 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह जो कंपनी ने दे रखी है, जिसकी कंपनी को 129 करोड़ रुपीज़ का कंटिजेंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे बिल्स पेबल, क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बट ये काइंड ऑफ देखा जाए तो कंपनी की ने एफडी करवा रखी है, तो ये सिक्योर वाला लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो यहाँ पे कंटिजेंट लाइबिलिटी काइंड ऑफ चीज़ बनी हुई है। बट स्टिल वो एफडी टूट कंपनी को अगर खर्चा हो गया, क्रेडिट ऑफ लेटर जो लेटर ऑफ क्रेडिट कंपनी की तरफ से दिया हुआ है बैंकों ने, तो अगर वो पेमेंट नहीं होता है, सामने की तरफ से पेमेंट नहीं आता है, तो फिर कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी 2005 के अंदर में शुरुआत हुई थी, जिसके बाद में 2005 में इन्होंने 10 करोड़ रुपए का माल बेच दिया बाहर से खरीद के। यही केमिकल का काम शुरुआत से कर रही है। शुरुआत में इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक सोडा जो है उसके अंदर में काम करना चालू किया था। उसके बाद 2014 में कंपनी ने 50 करोड़ का माल बेचा, फिर 2019 में 200 करोड़ का, फिर 2022 में कंपनी जो है 20 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचना चालू कर दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, इस टाइप से जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं वो 20 टाइप के अलग अलग केमिकल्स बेचना चालू कर दिया। फिर 1000 करोड़ तक पोर्टफोलियो पहुंच गया, पोर्टफोलियो रेवेन्यू पहुंच गया 2023 में, 2024 में 1500 करोड़ तक पहुंच चुका है, और अब कंपनी आईपीओ लेके आ रही 2024 के अंदर में।
ये मेन है विकास पवन कुमार जी, यही कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और यही दिमाग लगा रहे हैं अपना पूरा का पूरा इस कंपनी को चलाने के अंदर में। मेन इनका कि इस टाइप की इन्हीं की मतलब ये जो प्रमोटर डायरेक्टर जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं यही एक पहले भी एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी जिसका नाम था मैक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के भी ये डायरेक्टर रहे हुए हैं पास्ट के अंदर में। आज के दिन भी ये कंपनी जो मैक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ये कंपनी है ये आज भी चल रही है, प्राइवेट के नाम से चल रही है बट पब्लिक लिमिटेड नहीं है। तो ये मैक ट्रेडिंग है जो कि 2019 में इन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसे मतलब उठा के बाद में 2019 के अंदर में इन्होंने स्टॉक मार्केट से वापस इस कंपनी को डीलिस्ट करवा लिया था। पहले ये तो तरीका होता है आईपीओ लेके आते हैं तो हम लिस्ट करवाते हैं कंपनी को, और कंपनी को वापस स्टॉक मार्केट से आउट करते हैं तो उसको मतलब डीलिस्ट करवाना। सो मैक ट्रेडिंग कंपनी को इन्होंने डीलिस्ट करवा दिया था, बट ध्यान रखिए कि यहाँ पे इन्होंने 71 रुपीज़ के ऊपर में डीलिस्ट करवाया था उस वक्त, जबकि जब जिस कंपनी को इन्होंने डीलिस्ट करवाया था उसका एक्चुअल शेयर प्राइस होना चाहिए था 473। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स उस वक्त के जो पब्लिक शेयर होल्डर्स रहे थे उनको अच्छा खासा कंपनी के अंदर में नुकसान देखने को मिला, जबकि मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है इन्वेस्टर्स को उस वक्त नहीं दी गई थी, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है 473 करोड़ की बुक वैल्यू थी, बट मिले कितने 71 रुपये मिले। दैट मीन्स कि कंपनी की वैल्यू थी 12.5-15 करोड़ रुपए के आसपास में और मिले कितने 2.5 करोड़ रुपए के आसपास में शेयर प्राइस। तो इस टाइप का ये जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं ये पहले भी खेल कर चुके हैं, मतलब लहू मुँह लग चुका है पहले का कि स्टॉक मार्केट में आओ पैसा उठाओ और अच्छी खासी वैल्यू होती है बट स्टॉक मार्केट में डिलिस्ट करवा लो जब कंपनी का भाव कम चल रहा हो। सो ये मतलब पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने वाले। यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए तो और चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, कंपनी के पास में आज के दिन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी काम में लेती है ऑफिस से रिलेटेड या फिर जो भी, वो सारी की सारी लीज पर हैं, कोई भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। यहाँ पर ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर फ़ोटोज़ दी हुई हैं। ये कंपनी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ दी हुई हैं, ये पैकेजिंग करके कंपनी ने रखा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी का जो टॉप कस्टमर्स हैं वहाँ से किस तरीके से रेवेन्यू आ रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल। तो टॉप 10 कस्टमर्स जो कि इंडिया के अंदर में आज के दिन 700 के आसपास में कंपनी के कस्टमर्स हैं, उनमें से टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 16% रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी के कस्टमर जो बेस है वो अच्छा खासा फैला हुआ है, एक दो कस्टमर्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। साथ में ही कंपनी का मेनली माल जो है इंडिया में बिकता है। और यहाँ पर अब अगर कंपनी के हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। अब हमने कंपनी का जो कौन चला रहा है, उन्होंने पहले क्या काम किए हुए हैं, किस तरीके से कंपनी में आज केस चल रहा है और क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न रहने वाला है, प्रमोटर्स किस तरीके से इंटरेस्टेड इस कंपनी में रहने वाले हैं फ्यूचर के अंदर में भी, वो सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में हम लोग अब थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। तो पूरा पैसा कितना लगा हुआ है, तो आज के दिन 854 करोड़ रुपीज़ आज के दिन कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से 202 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्टर्स के हैं। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो सारा उधारी का है। अब उधारी का किस तरीके से है कि यहाँ पर 338 करोड़ रुपीज़ का तो माल कंपनी ने उठा रखा है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं कर रखा है। 208 करोड़ रुपए का कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है और 62 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, मतलब लोन उधारी ले रखी है। यहाँ पर तो माल उधार में उठा रखा है और यहाँ पर उधारी पैसे उठाए रखे हैं। उसी के साथ में कंपनी ने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, तो मेनली जो पैसा पड़ा है वो इन्वेंट्री मतलब माल खरीद के रखा हुआ है कंपनी ने आधे से ज़्यादा पैसों का, तो जितना भी बैलेंस शीट का साइज़ है उसका। और बाकी जो पैसा है वो अटका हुआ है 214 करोड़, और बाकी जो पैसे हैं कंपनी ने एफडी करवा रखी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर में। सो ये मेनली कंपनी का जो मेजर पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके सामने। उसी के साथ में कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, बिकॉज कंपनी जो है अपने मार्केट को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से पुश कर रही है मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स के पास में पहुंचने के लिए। क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी के पास में 2022 तक 21 प्रोडक्ट्स थे, बाद में 39 प्रोडक्ट्स हो गए 2024 तक आज के दिन, और कस्टमर बेस 400 से 2022 से बढ़ करके अभी जो 2024 का एंड था वहाँ से 650 हो गए। अभी जो है अभी जून 2024 चल का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास में 700 कस्टमर्स हो गए, जो कि बहुत अच्छा मतलब कस्टमर बेस बहुत भयंकर तरीके से कंपनी बढ़ा रही है। आज के दिन कंपनी के पास में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 ही हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद सिर्फ 50 परमानेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं कंपनी के पास में। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, थोड़ा सा अलार्मिंग है।
यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का बात करते हैं तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहा है और अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स जो है कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इज द ईयर 16 करोड़ था, फिर 30 करोड़ रुपए हुआ। और इस साल जो है कंपनी का रेवेन्यू 3 महीने के बाद में जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं तो 40 करोड़ रुपए के आसपास में हो जाना चाहिए, 40-45 करोड़ रुपए। दैट्स इंक्रीज ऑफ 35 to 40% के आसपास में। इस टाइप से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो हर 2 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो सकता है अगर इसी तरीके से मार्केट में पुश करती रही अपने प्रोडक्ट को। तो रेवेन्यूज़ अगर बढ़ते रहे तो नेट प्रॉफिट जो है हर 2 साल में डबल हो रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 384 करोड़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है। तो उस हिसाब से लेटेस्ट 2024 का डेटा के अकॉर्डिंग 384 के हिसाब से इनका 13 का पी रेशियो निकल के आता है। तो अगर हर 3 साल 2 साल में अगर डबल होता है नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर अगले 4 साल बाद में कंपनी का 60-120 जो पी रेशियो है वो निकल के आता है 3 का। दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड। तो नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से तो लुक्रेटिव लग रहा है फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए। साथ में अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं आज के दिन कंपनी पैसा हाथ में कुछ जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या सिर्फ कागज़ों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा पा रही है, तो यहाँ पर हाथ में पैसा कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है खास अगर ले देखा जाए तो। यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव तो है कैश फ्लो, आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव है कैश फ्लो, बट पॉइंट इज कि कंपनी जो है अपने जो ट्रेड्स पेएबल हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, प्रोविजंस हैं, उनकी वजह से कंपनी जो है पॉजिटिव बैठी है। दैट मीन्स कि कंपनी जिनसे माल उठा रही है उनका पेमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव बैठा हुआ है, ना कि कमाई की वजह से बैठा हुआ। क्योंकि कंपनी जितनी भी कमाई कर रही है उससे ज़्यादा का तो उससे ज़्यादा का तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल रह जा रहा है। जैसे कंपनी ने पिछले साल कितने रुपए की कमाई की थी, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने 30 करोड़ रुपए निकाले थे, राइट। 30 करोड़ में कंपनी की उधारी रह गई 57 करोड़ रुपए की। तो दैट मीन्स कि कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाया उसका डबल तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स में अटक गया। बट उसी के साथ में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। दैट मीन्स नए कस्टमर्स अंदर आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो फ्यूचर के अंदर में जो पैसा अटका हुआ है वो आ सकता है। बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है कि कंपनी का जो भी पैसा अटक रहा है वो 6 महीने का ही अटक रहा है, उसके बाद का नहीं अटक रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो पिछले 2023-24 के अंदर में 177 करोड़ रुपीज़ कंपनी के अटके थे, जो कि 6 महीने के अंदर बाद में अभी यहाँ पे देख लो 6 महीने से बाद का पैसा अटका हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स कि पैसा जो है रिकवर भी हो रहा है, दैट मीन्स साइकिल बंधी हुई है। बट कंपनी अभी कंटिन्यूसली पुश कर रही है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से कंपनी के नए कस्टमर्स बन रहे हैं। नए कस्टमर्स बन रहे हैं तो वो पैसा आने में, साइकिल बनने में टाइम लगता है। नो दैट्स नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट को भी थोड़ा सा आउट कर देते हैं। बट जिस तरीके से कंपनी पुश कर रही है तो कंपनी के वो भी बढ़ रहे हैं, जो बोरोइंग है वो भी बढ़ रही है अच्छी खासी। इसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट अच्छा खासा फ्यूचर में और देना पड़ सकता है। और कंपनी माल भी बहुत अच्छा खासा इन्वेंटरी भी बना के रख रही है, क्योंकि रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी मुझे ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है आज के हिसाब से, जिस हिसाब से डेटा जो यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया हुआ है। सो 13 का पी रेशियो इज़ गुड। कंपेयर करने के बाद साथ में हमारे पास में कोई कंपनी नहीं है जो कि इसी टाइप का काम करती हो प्रोडक्ट। हाँ, ये जो कंपनी जो केमिकल्स बेचती है, राइट, वो मैन्युफैक्चर करके बेचने वाली कंपनियां भी हैं मार्केट में, अलग अलग टाइप के केमिकल्स बेचने वाली। बट इस टाइप से खरीद के बेचने वाले, इस टाइप का बिजनेस मॉडल के साथ में हमारी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सही कंपेरिजन तो नहीं कर पाएंगे। सो 13 का पी रेशियो आज के मार्केट के हिसाब से बहुत सही है। और अगर पीबी रेशियो की अगर कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ पर 200 कितने की वैल्यू लगाई है, यहाँ पर नेटवर्थ जो है कंपनी की आज के दिन वो है 202 करोड़ रुपए की, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए और उठा दी, इसमें 300 करोड़। सो 1.3 का पीबी रेशियो निकल के आता है। 1.3 का पीबी रेशियो इज गुड अगेन। सो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन। बट कंपनी पहले जो प्रमोटर लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से पहले जो एक कंपनी के अंदर में बुक वैल्यू अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी उसमें वैल्यू होते हुए भी इन्वेस्टर्स को छोटी वैल्यू के पैसे दे करके डीलिस्ट करवा लिया, तो इसी टाइप का अगर फ्यूचर में ये इस कंपनी के साथ में अगर प्रमोटर लोग करते हैं तो फिर ये अगेन एक खेल ही करने जैसी चीज़ हो जाएगी। दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे कहने पे ना तो खरीदें और ना बेचें, आप अपनी रिसर्च करें। दिस वर जस्ट लिमिटेड रिव्यू। आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और उसके बाद में ही कोई भी डिसीजन लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।